Uh, so we were discussing about the Indian tourist and Indian community in Malaysia. And Malaysia has around 29 lakh Indian community, including person of Indian origin, PIO and NRI. So I was And we are asking also, hmm. Achal नहीं है, Karuna, difference between the OCI and NRI. OCI and NRI में सिर्फ आई थिंक 2 लाइन का डिफरेंस है, दो डिफरेंस है, वो बता दो. ओवरसीज Not सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI एंड NRI, और PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तीनों में क्या डिफरेंस है? एनआरआई तो वो होते हैं जो बाहर दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, एंड पीओआईज वो होते हैं जो एंसेस्टर्स, आई थिंक एंसेस्टर्स होते हैं, आई एम नॉट अवेयर। मानसी बता दो. ओके, तो एनआरआई बेसिकली नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं बट जो बाहर रहते हैं। एंड ट्रू. पीआईओ होता है, और ओसीआई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो पीआईओज जो हैं इंडियन ओरिजिन के, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और इसमें से आई थिंक एक अपडेट हुआ है कि ऑफिशियली वी आर हैविंग इधर पीआईओ या फिर ओसीआई, तो इनमें से सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन आज के टाइम में एग्जिस्ट करता है। यस. लेकिन डिफरेंस क्या है? मतलब मैं PIO हो गया बताता हूँ कि, हाँ मैं मैं बताता बता हूँ रहा हूँ, मैं बता देता ठीक हूँ, फिर आप ठीक करेक्ट है। कर देना. NRI मतलब इंडियन सिटीजन है, सब चीज उनको मिलेगा, सेम है, इंडियन सिटीजन है, उन लोग में कोई फर्क नहीं है NRI में. बस वो बाहर रह रहे हैं, इसलिए उनका नाम है नॉन रेसिडेंट इंडिया, इंडियन जो इंडिया में नहीं रह रहे, इंडियन जो बाहर रह रहे हैं, बस NRI. और उनका NRI इसलिए है कि वो 7 साल अगर बाहर लगातार रहते हैं और एक बार भी इंडिया नहीं आएंगे, तो उनका NRI स्टेटस हट करके कुछ और हो सकता है, तो आना जरूरी है. तो एक हो गया. और NRI OCI में बस जो ये फर्क है कि OCI के पास अधिकार नहीं है वोटिंग का इंडिया में, वो जा नहीं सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, ना कि वो पढ़ा सकते हैं क्योंकि इंडियन सिटीजन है नहीं. और दूसरा कि वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज में. OCI और NRI में ये फर्क है. प्रवेश, यू कैन ऐड. हाँ, तो बेसिकली जो आपने कहा वही है इसका बेसिक डिफरेंस। और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं ना, वो एंसेस्ट्री है. पहले, हाँ, हाँ, वो ओरिजिन से. एंसेस्ट्री होता है कि मतलब आपके दादा परदादा गए थे तो आप वहीं पैदा हुए, तो आपको हमने टैग दे दिया कि आप हमारे ही ओरिजिन के हैं। लेकिन हम्म. अभी जैसे मानसी ने बताया कि ओसीआई और पीआईओ दोनों में अनवांटेड डिफरेंशिएशन होता था, तो दोनों को मर्ज करके एक ही बोल दिया गया है। तो यस. वो हमारे सिटीजन नहीं होते, उनका सिटीजनशिप हो गया, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड हो गया, ग्रीन कार्ड हो गया, सब कुछ विदेश का होता है। लेकिन एनआरआई का सब कुछ यहाँ का होता है, बस वो हाँ, काम सब करने चीज. गए हाँ बाहर, हाँ वीजा हाँ खत्म हुआ तो वापस आएगा। हाँ. बस. तो तो बेसिकली नेशनल. इंडिया में इंडेफिनाइटली रहने की परमिशन किसको मिलती है इन तीनों में से? NRI एनआरआई को। और OCI भी रह सकते हैं इंडिया में, उनका वीजा फ्री रहता है, कभी भी इंडिया में आ सकते हैं, कितना दिन के रह सकते हैं. तो तो OCI NRI. एनआरआई के NRI तो पास, अपनी है ना, वो तो इंडियन सिटीजन ही है, तो NRI तो है ही, सेम हो गया. कोई फर्क ही नहीं तो है इंडियन एनआरआई सिटीजन NRI के मैं बीच में. एग्जांपल देता हूँ एक, मैं एग्जांपल हम्म. देता हूँ, करो ना, जैसे कि अभी मिडल ईस्ट में और जो यूएस वगैरह में जो इंजीनियर्स हैं, जो लेबर क्लास है, वो जाते हैं काम करने के लिए, तो वो हो गए एनआरआई। मतलब वो काम करने जाते हैं, काम खत्म हुआ, वीजा खत्म हुआ, 1 साल का काम करने गए, 2 साल का काम करने गए, वापस आ गए, नॉन रेजिडेंट है, यानी उधर जाके काम करके आते हैं और फिर वापस इंडिया आ जाते हैं। पीआईओ है जो वहीं के हैं, मतलब सिटीजनशिप भी वहीं का है। ओसीआई का मतलब सिटीजनशिप भी वहीं का है, अमेरिका का ही है, लेकिन हम्म. वो यहाँ कितने भी टाइम तक आ सकते हैं। तो ये होता है ओसीआई या फिर पीआईओ। अब तो PIO तो नहीं है ना, अब तो और OCI हो गया सिर्फ. एनआरआई हाँ के तो पास वोटिंग राइट्स होती है, ओसीआई के पास वोटिंग नहीं, राइट्स नहीं होती है। वही बताइए, हाँ, सिटीजन नहीं और है जो तो वोटिंग राइट ओसीआई नहीं है। होगा. हम्म। और इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, IAS नहीं बन सकता, हाँ, IPS नहीं बन सकते, सरकारी इस जगह पर नहीं काम कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, OCI नहीं कर सकता, बाकी सब सेम काम कर सकते हैं. इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट नहीं कर हाँ वही, मतलब पूरा स्टेट और ब्यूरोक्रेसी और वो सकते। सब हाँ, सरकार तंत्र, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हो सकते प्रशासन, वो हाँ किसी भी नहीं हो तरीके सकते से। ओवरऑल. हाँ, ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल. वी मस्ट तो रिव्यू द ऊपर जो कॉलोनियल. एक और आर्टिकल हम डिस्कस अभी कर रहे थे मलेशिया वाला, उसमें बस मेरे को एक पॉइंट ऐड करना था कि इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे विद दीज कंट्रीज। सो बेसिकली अगर एफडीआई हो रही है, मतलब जो कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारी कोई कंपनीज वहां इन्वेस्ट कर रही है, तो हमें सिर्फ एक ही कंट्री में इनकम टैक्स या जो भी और अदर टैक्स है
सिर्फ एक ही कंट्री एक ही जुरिस्डिक्शन में पे पे करना करना होगा। होगा। ठीक है। उससे थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स और प्रमोट होती है। ठीक और है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी मैंने बात बोला था कि वीजा फ्री एंट्री होती है इन कंट्रीज के अंदर, तो वाइस वर्सा इंडिया को भी करना चाहिए। और इवन जो हमारा इंडियन टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो बढ़ाने के लिए हमें जो वीजा फ्री एंट्री है वो और भी कंट्रीज है उनको देना चाहिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, रिव्यू ऑफ द कॉलोनियल लॉस। और धनकर कहते हैं कि ग्लोबल साउथ विल फॉलो इंडिया, और बिकॉज देयर लेगेसी ऑफ कॉलोनियल लीगल रिजीम्स, SIPC, CRPC जो कोड बना इंडिया में वो भी एक तरह से उसी का पार्ट था। तो द जस्टिस हैज़ बीन हिस्टोरिकली मोनोपोलाइज्ड बाय द वॉइसेस फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ, इसलिए हमें एक रिव्यू चाहिए और एक और पीपल सेंट्रिक मैकेनिज्म और डीकोलोनाइजेशन इसको बोलते हैं, उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो अभी जो भारतीय संहिता बिल है ये भी एक उसी के तरफ में दर्शाता है। ई कोर्ट्स मैकेनिज्म हो गया, या फिर कोर्ट का लोकल लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट करना, ट्रांसक्रिप्ट यूज करना, या फिर लोकल जजमेंट देना इंग्लिश में लेकिन उसको ट्रांसलेट करना लोकल लैंग्वेज, वो भी एक दर्शाता है कि डीकोलोनाइजेशन का पार्ट है। और नेशनल और लीगल दूसरा, सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइज किया था, अनालसा एक्ट 1987 है। 90 1987 एक्ट है, हाँ हाँ 1987 ही है। तो नालसा ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी। बेसिकली लीगल एड प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर नेशनल लोक इस बार अदालत पूछा और भी गया था स्टेट लोक प्रीलिम्स, अदालत। प्रीलिम्स में भी, और हाँ, इस बार पूछा गया था मेंस में भी मेंस है। में भी। पहला क्वेश्चन ही था ये नालसा का, कौन कौन से लोग को प्रोवाइड करता है। तो ट्रांसजेंडर हो गए, OBC हो गए, गरीब हो गए, फिर ओल्ड एज हो गए, विमेन हो गए, सबको एक एड पहुंचाता है, फ्री लीगल एड सर्विस, नाम में ही है लीगल एड हम्म। फ्री में। और इनका तो अपना इसका अपना आम डालसा भी भाषा में होता अगर है, बोले, डालसा, आम भाषा में नालसा, बोले तो ये स्पेशल कोर्ट होती है सालसा। जिसके अंडर जो जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है उनको लीगल एड होता है बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील होते हैं उनका केस लड़ते हैं। और दो तरीके से है, नेशनल लीगल सर्विस, नेशनल लोक अदालत और स्टेट लोक अदालत। तो नेशनल लोक अदालत आई थिंक इट इज इन दिल्ली, एंड स्टेट हर स्टेट के होते हैं। तो जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के अंदर बेंच होता है लोक अदालत का। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनमें कमेटी बोला जाता है, लोक अदालत कमेटी। हम्म, ठीक है। और डालसा भी होता है डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव, हाँ, हाँ, लीगल। लीगल एड सर्विस, हाँ। अब ऐसा आते हैं, गुरु नानक जयंती तक कल था, वहाँ पर नोटिस दिया गया लंगर में, देख सकते हैं। This showcases the spirit of brotherhood, service, and spirit of service towards the community. So he Moist, was the first Sikh हाँ guru, yes, yes, Guru Nanak Dev. हाँ ये डिस्कस किए थे कि बाबर के समय में था, कॉन्टेम्परेरी रूलर कौन थे, तो बाबर थे उस समय। निर्गुणा भक्ति की बात किए थे, लंगर की बात किए थे, ओमकार सतनम। हम्म। देन छत्तीसगढ़ में जब हम लोग बात कर रहे थे एंटी नक्सल मूवमेंट, और डिफरेंसेस क्या है CPI मॉइस्ट में और बाकी सब में, पीपल्स लिबरेशन गुर्रा आर्मी। तो पीपल्स लिबरेशन जब भी बात करते हैं तो हमें समझ लेना कि ये इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA, चाइनीज PLA, जो गलवान वैली में हुआ था पीपल्स लिबरेशन, तो वैसे ही पीपल्स लिबरेशन गुर्रा आर्मी, तो वैसे ही है। और और ये गुरिल्ला का मतलब गुरिल्ला टैक्टिक्स। हाँ गुरिल्ला टैक्टिक्स वही, ये कहाँ से आया बताओ तो गुरिल्ला टैक्टिक्स, प्रवेश, ये मराठा एज ए वॉरफेयर स्टूडेंट का ऑफ पार्ट है IR। ना। नहीं, ये आया गुरिल्ला टैक्टिक्स आई हाँ थिंक, तो मैं बताऊँ, ये जो चाइनीज वॉर है 6th सेंचुरी का, वहां से है। सैनजू नाम के जो लीडर थे चाइनीज, उन्होंने इसको प्रपोज किया था कि गुरिल्ला वार जो है वो बेसिकली वो लड़नी चाहिए। डायरेक्ट वॉर से कोई फायदा नहीं होता। आप एक बार सही बात। हट और वापस पीछे चुप जाओ, फिर हम्म। दोबारा एनिमी जब थक जाए, फिर उसको मार के आओ। तो और इंडिया में बेसिकली ये, फेमस करुणा, इंडिया में फेमस एग्जाम्पल गुरिल्ला वॉर का। छत्रपति शिवाजी। ट्रू। अब आते हैं, तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे मॉइस्ट टॉर्च कर देते हैं व्हीकल्स यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, जबकि रोड कंस्ट्रक्शन व्हीकल है वो ना सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ना ही कि मतलब वो तो बस सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, लेकिन तब भी वो एक तरह से टॉर्च कर देते हैं। दांतेवाड़ा, तो हमने 3 नाम लिया था ना, सुकमा, बीजापुर और दांतेवाड़ा, तीनों को याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये हेविली मॉइस्ट इन्फ्लुएंस जगह है, और तीनों ही है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में। तो RK बर्मन जी जो एडिशनल SP हैं वो दांतेवाड़ा में।
तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है एज IPS ऑफिसर। तो क्लास 4 स्टूडेंट अटैक्ड बाय क्लासमेट ओवर 100 टाइम्स विद ज्योमेट्रिकल कंपास। तो प्रवेश ये दिखाता है कि कैसे रेडिकलाइजेशन और एक सिंड्रोम बच्चे के अंदर में, फाइटिंग नहीं, स्पिरिट और मैं इसको इतना भारी टर्म तो नहीं दूंगा रेडिकलाइजेशन। मैं इसको बोलूंगा कि हाँ, मतलब जो जो क्लासरूम का एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके का है कि जो रेडिकलाइजेशन चाइल्ड है सिर्फ आइडियोलॉजी, अपने पॉलिटिकल पैशन से आइडियोलॉजी नहीं प्रोटेक्ट होता है हो। ना। रेडिकलाइजेशन हम्म। होता है जो चीज़ आप दिखते हैं वीडियो यहाँ के पे हम जैसे, वही बता बुलिंग देखो, टर्म यूज करेंगे। सिर्फ पॉलिटिकल और बुलिंग उस पर नहीं प्रैक्टिस। होता है ना। हाँ, वॉयलेंट गेम्स देखते हो, इम्पैक्ट करते हो दिमाग भी, मानसिक, उसमें तो रेडिकल आइडियाज का बात हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें वो ये है कि जो लोकल पुलिस है उसको देखना है कि भाई इसने ऐसा क्यों किया, और फिर देखते हैं क्या केस दर्ज होगा, जुवेनाइल जस्टिस के अंडर इसको डाला जाएगा। A plan for each major source of pollution needs to be designed for short term, long term, and medium term implemented. तो इनकी इसमें बात किया है कि बायोमास बर्निंग भी 25% पॉल्यूटेंट है IIT कानपुर के हिसाब से। जैसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हमने, डिटेल में बात किया कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म क्या होना चाहिए। पॉलिसी मेजर्स में अवेयरनेस ऑफ द पीपल, फेम पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंक्रीट में चेंजेस, जो रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसमें, और ग्रीन पॉलिसी कैसे यूज कर सकते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री कैसे कर सकते हैं। तो इसी पर वंस अपॉन अ टाइम अ 3/5 पर्सन, ये किससे रिलेटेड है प्रवेश और सचिन, आप बताना, आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। 3/5 पर्सन, यूएसए। मतलब US तो है, लिखा हुआ है यहाँ पर US है, किससे है सचिन? डेमोक्रेसी वगैरह हो सकता है। नहीं, ये रिलेटेड है स्लेव। रेसिज्म। हाँ, रेसिज्म, स्लेव पॉपुलेशन होता है ना, उसमें ऐसा था कि 5 काले ब्लैक पीपल, ब्लैक स्लेव का अधिकार 3 आदमी है, मतलब उसको गिना जाएगा 3 में, 5 ब्लैक स्लेव को, इसलिए अच्छा। 3/5 वो बोला जाता है, 3/5%। तो रेशियल स्लर भी वहां पर US में किसी को अगर बोलना है 3/5 है भाई, ये 3/5 है, तो आपको एक तरह से बेसिकली टैग है मानना है। उसे, यानी क्या हुआ? वहां पर मतलब इसको ऐसे टैग यूज करते हैं यूएस में। नहीं नहीं, ये उस समय असली में था, लीगल था, ये इन्फोर्सेबल US में अच्छा। था। 1796 अच्छा। के 1776 में जब हुआ ना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जब स्टार्टस लिखा गया, उसके हम्म। बाद भी ये इन्फोर्स था कि 5 ब्लैक स्लेव पर्सन है, उसको अगर पॉपुलेशन में गिनाएगा ना, पॉपुलेशन और उनका जो वोटिंग अधिकार, और जो वोटिंग अधिकार था ही नहीं, पहली बात 1960s में मिला, सिविल राइट्स जब स्टार्ट हुआ उस समय, मार्टिन लूथर किंग का आता है। तो उस समय 3/5 मतलब था कि उनका जो प्रॉपर्टी है या उनका नाम लिखा रहेगा सिटीजनशिप ठीक है। में, तो वो 3/5 गिनाएगा, मतलब 5 लोग को मिलाकर 3 जन गिनाएगा ओवरऑल। ठीक है। तो ये दिखाते हैं कि कैसे स्लेव कल्चर था वहां पर, और इंक्लूडिंग द जॉर्ज वॉशिंगटन, जो हीरोइक थे लेकिन वो स्लेव भी ओन करते थे उस समय। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ऑफ 1787 इन यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रू, उस समय हुआ। तो कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है US में। 3/5, वही क्वेश्चन वाज रिजॉल्व बाय इंक्लूडिंग स्लेव वुड बी कंसिडर ओनली 3/5 ऑफ द पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेट इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये बहुत डिटेल में है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में समझा सकता हूँ कि US में क्या हुआ था कि हर एक, जब हम लोग बात करते हैं 16 स्टेट्स सेटलर कम्युनिटी, जो अंग्रेज लोग आए थे और बाकी आयरिश पीपल, कोई आयरिश एंसेस्ट्री से, फ्रेंच एंसेस्ट्री से कोई बसे थे ईस्ट कोस्ट ऑफ द US, वहां से सब मूव करना स्टार्ट किए वेस्टवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1700 और 18 सेंचुरी के आसपास में। तो हर एक पॉपुलेशन के अंदर में जो लोग थे, वो चाह रहे थे कि मेरे जो स्टेट है ना, मेरे लोग रहे वो स्टेट में, और मेरे टाइप से कल्चर रहे, मेरे टाइप से लॉ रहे, हर चीज मेरे इस टाइप से रहे। तो जो नॉर्थ के साइड जो लोग थे वो चाहते थे कि स्लेव को इंटीग्रेट कर दे सोसाइटी के अंदर, साउथ के चाहते थे कि नहीं, स्लेव को नहीं करना चाहिए, साउथ चाहते थे कि उनको मैक्सिमम
एग्रीकल्चर डोमिनेशन था उनका, कॉटन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री था, तो चाहते थे कि से मैक्सिमम स्लेव का एम्प्लॉयमेंट हो वहां पर। तो जो भी स्टेट आया आगे में उनको मिलते, साउथ को साउथ का स्टेट मिला नीचे में मैक्सिको से लड़ाई को करके, नॉर्थ को नॉर्थ का मिला। तो एक कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज हुआ, इसमें बात हुआ कि कौन सा स्टेट नॉर्थ के पास जाएगा और साउथ के पास जाएगा। तो उसी के बीच में कहा गया कि जो स्लेव होगा ना उसको 3/5 कहा जाएगा एक आदमी के हिसाब से, मतलब एक आदमी का जो ऐसे पर्सन है ना उसका 3/5 कहलाएगा स्लेव एक। उसके हिसाब से फिर स्टेट सीट डिवाइड होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। तो थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है, वी विल डील इन अ वेरी सिंपल मैनर जब बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री तब। ओवरऑल उसी को बताया होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाउ इज इट इट हैज एंडेड द पॉवर्टी, ये बात किया जाता है। तो राइट्स बेट्स अप्रोच्ड है ये। और दूसरा कि कैसे एक तरह से इसको प्रमोट किए, नॉन क्वांटिफाइबल भी है। तो कौन कौन एग्जाम्पल सी क्या कर रहे हैं? हो, कौन कौन सी स्कीम्स में हम इसको यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को? पीएम किसान, मनरेगा वेजेस, सब्सिडी सौभाग्य योजना, मुद्रा लोन एक्सेट्रा, और भी स्कीम। हर मैक्सिमम जगह इसको यूज कर रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और जैम ट्रिनिटी इंपॉर्टेंट है, जन धन अकाउंट होना चाहिए, ₹0 में अकाउंट खुल जाता है, उसको आधार से लिंक किया जाता है और एक मोबाइल फोन आना चाहिए। इसको जैम ट्रिनिटी बोलते हैं। इससे दिखाते हैं कि ई गवर्नेंस कैसे ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल। तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेक होल्डर टू मीट कर्बिंग डिजिटल फ्रॉड साइबर क्राइम। तो हमने इलीगल लेंडिंग का बात की है इसमें, साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड, पेमेंट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, जिसके अंदर में पेमेंट जो मैकेनिज्म इंडिया में उनके अंडर में रेगुलेट होता है। यूआईडीएआई, आधार के जो इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो यूआईडीआई है। डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो बजट बनाता है और इकोनॉमिक सर्वे बनाता है। ट्राई, जो रेगुलेट करता है इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन और रेट्स और उनका जो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट उसको रेगुलेट करता है। ट्राई। तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है कि डूबीएस लोन ऐप, जो हमने बात किया भी था कि जो लोन ऐप रहता है इन द प्ले स्टोर उसको भी रिमूव करना चाहिए। और एक देयर शुड बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन द intermediaries companies such as Meta, Facebook, Google, Apple, etc., and the government ministry. यही है बस। ई बसेस, फेमा, फेम 1 एंड फेम 2, ये भी बात कर लिए। फॉक्सकॉन, ये बात की, इट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। रैट होल माइनिंग, ये हमने बात किया था, मेघालय में होता है ये। सिल्कियारा बारकोट टनल, जहाँ पर 41 वर्कर्स ट्रैप्ड है, वहां पर रैट होल माइनिंग यूज किया जा रहा है फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। It is a method of extracting coal from narrow horizontal seams prevalent in Meghalaya। ये ऑलरेडी बात की इस पर। अ, और इसमें इतना ही बड़ा होल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लोग जा सकते हैं अंदर में और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कोल और बाहर निकाल के उसको बेचते हैं। तो रैट होल माइनिंग ब्रॉडली 2 टाइप्स के होते हैं। हिल एरियाज में जाते हैं या फिर अब डायरेक्टली आप ग्राउंड के अंदर जाते हो। तो ये स्पेसिफिक हो गया। कंसर्न क्या होता है कि अनरेगुलेट होते हैं, एनवायरमेंटल हजार्ड, लैकिंग सेफ्टी, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है जिस कारण डेथ होने का चांसेस बढ़ जाता है, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। एनजीटी ने इसको बैन कर दिया था 2015 में।
एन ऑर्डर वॉज लिमिटेड टू द मेघालय, जहाँ पर प्रेवलेंस ज़्यादा था कोल माइनिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला, द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द बैन अलाउइंग माइनिंग ऑपरेटर ऑन प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड सब्जेक्ट टू लॉज इन द स्टेट। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया मेघालयन गवर्नमेंट को टू डिपॉजिट 300 करोड़ फाइन इम्पोज बाय एनजीटी फॉर फेलिंग टू कर्ब इलीगल कोल माइनिंग। तो ये एक ओवरऑल रैट होल माइनिंग है, जो घूम फिर के अपना देसी मेथड ही काम आ रहा है। प्रवेश। हाँ ओके। The Napoleon invasion sparked of the modern study of Egypt। तो नेपोलियन हमने बात किया था कि वो 18 सेंचुरी के लास्ट में आए थे 1798 में, और 1804 में वो एम्परर ऑफ बने फ्रांस, फ्रेंच रिपब्लिक। और उसके बाद से 1815 तक रहे थे। वो बैटल ऑफ वाटरलू होता है। उसके बाद फिर मैटरनिक सिस्टम आता है, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी एम्पायर, रशिया, ब्रिटेन, जर्मन जर्मन किसके अंडर में, जर्मन फेडरल रिपब्लिक बाद में आते हैं, बिस्मार्क ये सब। और इसके अंडर में एक कथन होता है, बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट आता है। प्रवेश, यू कैन राइट दैट अप, बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट और मैटरनिक सिस्टम इन आईआर। तो उसके पहले नेपोलियन आते। तो नेपोलियन ने इजिप्ट पर चढ़ाई किया था, और 1799 में जैसे इजिप्ट पर लड़ाई हो रहा था उस नेपोलियन की तरफ से, तो कौन से ऐसे थे इंडिया में जिन्होंने लेटर्स भेजा था नेपोलियन को? उसका एग्जाम्पल बताओ। मानसी, करुणा, कौन से रूलर थे उस समय इंडिया में? टीपू मैंने बता सुल्तान। दिया। अरे आप, पता है सचिन, आप बता ही दोगे। टीपू सुल्तान थे। तो 1799 में उसमें वॉर था, हो चल रहा था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान हार गए थे और उनका डेथ हो गया था सेवनटीन बैटल नाइन्टी ऑफ टू में। हाँ, 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था, जिसमें ट्रीटी ऑफ संगरीपट्टनम साइन हुआ था, जिसमें उनको 3 करोड़ रुपये पेनल्टी देना था, और मेजर पार्ट ऑफ द मैसूर देना पड़ा। तांजावुर अलग हो चुका था उनसे। तो ये बात हो रहा है 1799 का। तो 1799 के आसपास, 98-99 के आसपास देखो, समर ऑफ 1798, इसी के आसपास में क्विकली नेपोलियन टूक ओवर द कायरो। और जब नेपोलियन कायरो को अटैक किया, तो टीपू सुल्तान को लगा कि अब भाई नेपोलियन हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंच इंडिया में थे, फ्रेंच ऑफिसर काम कर रहे थे नेपोलियन टीपू सुल्तान के आर्मी में, और सिखा रहे थे उसको। तो उन्होंने हेल्प मांगा, तो ये जा नहीं पाया लेटर्स वहां तक। तो एक और एक है 4 फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एक इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है, प्रेरणा इसको ले लेना, विद रिगार्डिंग टू द एग्रीकल्चर। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, वाटर, लेबर और एनर्जी। तो क्या हम लोग यूज कर सकते हैं फार्मिंग सेक्टर में? तो ये बात कर रहे हैं 4 फैक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, एग्रोनॉमिक्स, इंटरवेंशन। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो जैसे बात होता है कि वाइब्रेंट एग्रीकल्चर कैसे बनाए, और वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया में जो डिपेंडेंट ऑन बोथ इरिगेशन भी है और लेक, टैंक, पॉन्ड पे भी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, इट इज प्रोन टू इरेटिक रेनफॉल, और वहाँ पर डिफरेंसेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू द क्रॉप प्रोडक्टिविटी बिटवीन द स्टेट्स। उसको कैसे रिड्यूस किया जाए? तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज चाहिए, और रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल पावर विथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो मशीन चाहिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए इसमें यूज़ कर रहे थे कि जेनेटिक्स चाहिए इसमें, सीड प्लांटेशन, प्लांट ब्रीडिंग मैकेनिज्म, उसमें चेंज चाहिए। फिर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इन व्हीट एंड राइसेस, वो चाहिए। और ताकि वाटर और वाटर एप्लीकेशन कम यूज हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप हो। और जीएम में भी मैक्सिमम न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके, हीट स्ट्रेस टॉलरेंस जो है उसको बढ़ाया जा सके, पेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, सीड ड्राउट रेजिस्टेंस होना चाहिए।
और हमेशा से फार्मर यूज करते हैं कैटल को फॉर द पावर एंड मिल्क, और एक्सक्रीटा जो गोबर होता है उसको यूज करते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल एन, पी और के, इंपॉर्टेंट होता है एनपी के वैल्यू। इसी पर ही पूरा यूरिया इंडस्ट्री चलता है। तो यूरिया कॉम्पोजिशन 46% एन होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट में इतना होता है, और पोटास के होता है। तो पोटास हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं पूरा का पूरा, यूरिया हम लोग कुछ इंपोर्ट करते हैं कुछ बनाते हैं। तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर अभी यूज़ करते हैं इसको, और तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, और फिर क्रॉप मैकेनिज्म हो गया तो हम लोग बात कर लिए क्रॉप न्यूट्रिशन का, बात कर लिए जीएम क्रॉप का, बात कर लिए सीड में चेंजेस की बात कर लिए, हाइब्रिड्स क्रॉप का बात कर लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन का बात कर ले, और एग्रोनॉमिक्स इंटरवेंशन क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ड्रिप इरिगेशन एक पार्ट है, लेजर लैंड लेवरल एक एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ फिर आप एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, फिर डायरेक्ट सीडिंग, सेटिंग ऑफ द शुगर केन्स, और रेज्ड बेड फार्मिंग कर सकते हो शॉर्ट साइकिल क्रॉप्स के लिए, वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हो, पॉली हाउस फार्मिंग कर सकते हो किसी हॉर्टिकल्चर के लिए। तो ओवरऑल ये बात हो रहा है कि हम लोग हर्बिसाइड का यूज, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज कैसे कम करें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए, न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाए। तो ये चार जो एस्पेक्ट है ना वो लिखना जरूरी है एग्जाम में भी, यही बोलो। कंबला, नेक्स्ट आर्टिस्ट टॉपिक में हुआ था कंबला, बफलो रेस है, कंटारा जो मूवी था उसमें भी ये आया था। और दूसरा बात है कि कंतारा मूवी स्पेसिफिक रिलेटेड टू द कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका, तो कोस्टल रीजन में फेमस है कंबाला, इसी के साथ दौड़ा जाता है, और एक लोकल कल्चर एलिमेंट है। जल्लीकट्टू भी इसका एक तरह से एग्जाम्पल है, तमिलनाडु में होता है, तो हर जगह होता है। क्यों किया जाता है बेसिकली, करुणा ये बता दो। कि जो बैल होते हैं, ये बैल जो है बैफेलो है, ये मेल होते हैं, और इसको रेस क्यों करवाया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, 2-3 लाइन में बता दो। नॉट अवेयर। प्रवेश, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या है इसका। हम लोग हमेशा बात करते हैं कल्चर, फोक, स्पोर्ट प्रैक्टिसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या देखना है, कैसे देखोगे इसको। ethical treatment of animals. मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें कल्चरल पर्सपेक्टिव देखें, एडमिन पर्सपेक्टिव देखें, तो एक इनका जो कंबाला जो करते हैं उनका जो ये मानना है कि बेसिकली इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और ये तो फोक हो डिसीज गया, नहीं। ओके ये हाँ, फोक है। फोक का बात कल्चर प्रैक्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव I would मानसी। I would say कि prevention of cruelty to animals versus the safeguarding the cultural practices of the people. So जैसे तमिलनाडु के केस में जल्लीकट्टू में हुआ था, तमिलनाडु स्टेट ने आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसमें बैन किया गया था कि जल्लीकट्टू नहीं प्रैक्टिस किया जाना चाहिए बिकॉज ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, सो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया अगेन अकाउंटेबल कि ये उनका एक पार्ट है, कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट है, तो वो उसको कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते, बट हम इसमें बस रेगुलेट ये कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट किया जा रहा है, सो दैट एनिमल्स को क्रुएलिटी ना हो, क्राउड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दे आर आल्सो अंडर कंट्रोल। ठीक है मानसी, मैं एक और इसमें ऐड कर रहा था कि बुल को दौड़ाया क्यों जाता है, इसका सोल पर्पस क्या है। ये तो बात हो गया फोक स्पोर्ट्स का, लेकिन हर एक हम लोग बात करते हैं ना, जैसे गुरुद्वारा में बात करते हैं लंगर क्यों किया जाता है, तो लंगर में बोलते हैं हाँ ठीक है भक्ति के लिए है, गुरु नानक जयंती है, लेकिन लंगर से क्या होता है, ब्रदरहुड होता है। तो वैसे ही इसका बेसिक पर्पस, आई थिंक अगर आप बात करें कल्चरली तो हटा करके, इकोनॉमिकली क्या है रिलेवेंस इसका, इकोनॉमिकली। नहीं, पहले तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बताओ अशोक, जो आप पूछ रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक बता रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ, कि ये तो ठीक, मानसी ने बताया एडमिनिस्ट्रेटिवली हो गया। वो तो रोकना है। इकोनॉमिकली, हाँ ठीक है, वो हाँ तो अलग चीज है। हाँ इकोनॉमिकली मैं बता रहा हूँ। जो ये भैंस है ना, तो एक तो ये मेल होते हैं, फीमेल नहीं होते इन लोग, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका ब्रीडिंग किया जाता है फॉर द सोल पर्पसेस, ताकि इनका जो बच्चा हो, इनका जो सीमेन हो ना, ज़्यादा प्योरिटी हो, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हो, ताकि फिर और जो फीमेल जो भैंस होगा जो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकती है, उसे इकोनॉमिकली वाइबल हो जाए। तो डिजीज फ्री करने के लिए किया जाता है ये लोकल प्रैक्टिस, क्योंकि नहीं, वही दौड़ सकता डिसीज है ना का भैंस। तो हम्म। हाँ,
वही डिसीज दौड़ का तो मैंने सकते हैं। थैंक करते हैं गॉड को कि ताकि डिसीज ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एडमिन मेजर है ना, मतलब एडमिन, जो मानसी ने बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव तो इसका कोई एंगल है नहीं। पहली बात, एडमिनिस्ट्रेटिव तो एंगल आप सिर्फ इसको रोक सकते हो या फिर सिर्फ इसको रेगुलेट कर सकते हो कि जानवर की पूंछ पे आप काटोगे नहीं, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ये कर सकते हो। हाँ तो वो सब हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव तो मतलब ये मुझे तो नहीं बोल सकते प्रवेश, कि आपने भी बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव बोल ही नहीं सकते हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन से ही हो रहा है ना, स्टेट असेंबली इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट नहीं इन्वॉल्व है। मानसी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव का एंगल नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज नहीं है। आपने जो बताया सही, मैं एग्री करता एडवांटेज की बात नहीं है, तो हम हूँ। एंगल की बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल हो गया, इकोनॉमिक एंगल हो गया, कल्चरल एंगल हो गया, तो वो डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिकली एंगल्स। बता रहा हूँ इसमें कि ऐसे हम्म। आप अगर देखोगे तो बुल फाइटिंग होता है पंजाब, पाकिस्तान पंजाब में हेवी हेवी बुल होते हैं, बड़े बड़े 7 फीट के बुल होते हैं। तो उन लोगों का जो सीमेन होता है ना, उससे हेल्प होता है कि जो लोकल ब्रीडिंग और स्पीसीज है, जो मतलब काऊ का, वो बेहतर होता है। उसका जो बच्चा होता है वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अगर वो बीमार होंगे ना, ये बुल दौड़ ही नहीं पाएंगे इतना स्पीड, उतना अंदर में रेजिस्टेंस नहीं होगा, एथलीट नहीं रहेगा, तो इसलिए एथलेटिक के लिए बढ़ाया जाता है, दौड़ा जाता है, तो जल्लीकट्टू उसी उसमें के लिए होता उसमें औशिक वो, अगर आपके पॉइंट से एग्री करूं, तो उसमें फिर ये भी होता है कि जो इनको इंटेक दिया जाता है खाने के लिए ताकि ये है। बहुत ज्यादा भागे, बहुत ज्यादा इनके इनका सीमेन अच्छा हो और बेसिकली इनकी ब्रीडिंग करी जाती है, वो भी अगेंस्ट एनिमल राइट हो जाता है, क्योंकि आप इतने केमिकल इनकी बॉडी के अंदर डालते हो जिसकी वजह से इनकी जो नेचुरल जो नॉर्मल सी है वो खराब होती है। केमिकल डालते हैं, मतलब केमिकल क्यों डालते हैं इसमें? मतलब आप इंजेक्ट करते हो ना इनके एंटीबायोटिक अंदर। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, नहीं, वो तो एंटीबायोटिक हाँ, तो इसमें रेजिस्टेंस तो हम हो लोग जाता बात कर सकते हैं कि इसको मैक्सिमम कैसे इसको एक तरह से ऑर्गेनिकली ले जाए, लेकिन एक तरीका है इसका। ऐसे इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, कॉक फाइटिंग होता है, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में लेकिन कॉक फाइटिंग होता है, मुर्गा फाइट होता है यहाँ पर। ठीक है। वहाँ पैसा लगता है, तो मुर्गा फाइट क्यों कराते हो, क्या मतलब उसका? तो ये मुर्गा जब उसका बच्चा होगा तो वो भी अच्छा अंडा देगा, इसलिए। तो हर का अपना अपना एक तरीका होता है। मुझे एक लगा था, एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल समझ में आया था इसको, ठीक। मेल ही क्यों होता है इन दो सबको, यही कारण। तो एक इसका भी छोटा सा एंगल है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले के टाइम में जब लोग इतने ज्यादा मतलब बिजी नहीं थे, तो हो नहीं, सकता हर है चीज का जानवरों बिजी से। का बात नहीं है, ये भी एक एंगल है हाँ। इसका। वो तो होता ही है अपने यहाँ में भी। हम्म। इसी का ये ले लेते हैं एक बार, अमृत अ, वृक्ष आंदोलन, प्रमोटिंग ट्री इकोनॉमी एक एग्जाम्पल है। ट्री इकोनॉमी कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये तो बस दिया हुआ है कैसे हुआ है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन एवेन्यू, मोस्ट प्लेजेस। तो ट्री इकोनॉमी वर्ड बस इसमें से इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ले लेते हैं। Foxconn plans to invest $1.6 billion. Adani, African Drive. Over 1.3 trillion grants go a begging. ये ले लो प्रवेश। कौशिक, आप थोड़ा लार्ज कर दो स्क्रीन पे दिखते। ठीक। तो इसमें यही बताना चाह रहा है कि किस तरीके से जो जीएसटी है उसमें राइज देखने को मिल रहा है, जो रिवेन्यूज है हमारे वो ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। 16 फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो अभी हमारा 15 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर चल रहा है, तो लेकिन अब 16 शुरू होगा। तो सजेशंस हैं कि लेवल ऑफ ग्रांट जो है वो इस तरीके से दिए जाए ताकि नेशनल गोल्स है वो प्रमोट हो। 1.3 ट्रिलियन ऑन रफली 15% ऑफ द कंबाइंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है वो बेसिकली 1.3 ट्रिलियन के आसपास या 15% हो टोटल रिवेन्यू का। उसके बाद इनएबिलिटी भी दिखाई गई है कि किस तरीके से इंसेंटिव दिए जाते हैं लेकिन एलिजिबल कंडीशंस नहीं होती। दूसरा, उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो जाता है, ढंग से यूज नहीं होती है, क्योंकि अर्बन और जो रूरल लोकल बॉडीज है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, उनकी इतनी विल पावर ही नहीं होती कि वो करें, और दूसरा वो कंप्लाई भी नहीं करती है कंडीशन से बिकॉज ऑफ रीजनल स्पेसिफिक डिमांड्स। उसके बाद बोला जा रहा है कि 5 कैटेगरीज जो है फाइनेंस कमीशन देता है। तो पहला, रिवेन्यू डेफिसिट कम होता है तब स्टेट्स के अंदर। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। तीसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए।
चौथा सेक्टर स्पेसिफिक, और पांचवा जो होता है स्टेट स्पेसिफिक। तो 5 तरीके से फाइनेंस कमीशन अपने ग्रांट्स को रिलीज करता है ऑन द फॉर्मूला। तो एक्सेप्ट फॉर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के अलावा जो एक्चुअल फ्लो फंड होता है वो इनके अंडर ही रहता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि जो यूटिलाइजेशन लेवल है ग्रांट्स का लोकल बॉडी में, जो 15 फाइनेंस कमीशन ने देखा है वो 79% ही है, लेकिन 12 फाइनेंस कमीशन के टेन्योर के टाइम पे 94% था। तो कहीं ना कहीं हमारा जो अंडर यूटिलाइजेशन का यस। लेवल है वो बढ़ गया है। तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं कि एक्टिव जो डीबीटी है, डीबीटी के तहत टाइमली पैसा पहुंचे, टाइमली। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है और जो ग्रास रूट लेवल एजेंसी भी है, वो भी अपनी एक सोशल ऑडिट मैकेनिज्म कराएं और सोशल ऑडिट की रिपोर्ट जो है हायर अथॉरिटीज को दें, ताकि टाइमली पता लगता रहे कि कितना फंड जो मिला कितना उसका यूटिलाइजेशन हुआ। और तीसरा जो मैकेनिज्म्स हैं जैसे कि आरटीआई है, और जो टाइमली इंस्पेक्शन या ऑडिट्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, वो भी की जानी चाहिए। और जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स होती हैं, वो कमेटीज है उनको हाईलाइट करे पार्लियामेंट्री कमेटीज की, इतना पैसा दिया तो इतना नहीं होगा, अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है तो आप नहीं देंगे। तो फाइनेंस कमीशन जो नेक्स्ट आएगा 16, वो इन सारी चीजों को डिटरमाइन करके ही अपना एक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला तैयार करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक टर्म ऊपर लिखी हुई है टेपरिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेपरिंग, किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज करते हैं और उसका मतलब क्या होता है? ऊपर ये जो हेडिंग है उस पे उसके ऊपर लिखा हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स नैरो तो है ना, ये तो इसकी मतलब इसमें नैरो हो जा रहा है हाँ बट प्लस। बोलते हैं कि यूएस फेड जो है सेंट्रल बैंक है, फेड टेपरिंग बोलते हैं। इंडिया में तो इतना यूज नहीं करते इसको इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बट वी नीड टू बी क्लियर विद द मीनिंग। तो क्या हुआ उसका मतलब? टेपरिंग का मतलब मानसी, आई थिंक मेरे हिसाब से ये होता है कि जो आप जो पैसा देते हो वो बेसिकली आप अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसको वापस ले लेते हो, और दूसरा जो नहीं, उसका जो रेट होता है या फिर जो उसका डिस्काउंट जो भी उसके प्रोविजंस होते हैं, आप उनमें चेंजेस लाते हो। तो बेसिकली ये टेपरिंग का मतलब होता है आई थिंक। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग मैं बताती हूँ, आपने कोशिश करी। सो एग्जैक्ट मीनिंग हम इसको यूज करते हैं द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में वी से कि टेपरिंग मतलब एक स्पेसिफिक गोल की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो से कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपने एसेट्स कम करने की कोशिश करता है। तो ये सिंपल मीनिंग होता है इसका, फेड टेपरिंग हम बोलते हैं। तो हायर इंटरेस्ट रेट और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल्स? तो एग्जांपल है कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट। दे are important for the clean energy technologies and electronics and communication, cyber security, etc. Gift City, financial service city in Gujarat. It will be used for favorable tax treatment और इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ द नील जीएसटी इंडस्ट्रीज। होता है, नील जीएसटी होता है, ई विंडो होती है, ई क्लियरेंस यस, होती है, एक कैपिटल और जो करंट अकाउंट फंड्स होते हैं उनमें लीनियंसी होती है। दूसरा जो आरबीआई और जो बैंकिंग नॉर्म्स होते हैं जैसे कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है वो इन पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो बेसिकली इंडिया एक फाइनेंशियल सर्विसेज हब या सेंटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू दिस, तो उसके लिए इंसेंटिव्स हैं यस लाइक जैसे एसईजेड्स हैं इंडिया में। यस। देन 99% मोबाइल फोन्स आर मेड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, कितना हम लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए आए इसमें। तो इट इज अराउंड $44 billion इन वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया में। इम्पोर्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, 35 million ton प्रोडक्शन है। Production of pulses, according to study, is projected to increase to 35 million ton from currently 26 million ton. लेकिन currently the country would require 39.2 metric million ton of pulses. अभी लेकिन कम है। हम लोग इम्पोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ये डिस्कस किए थे कि कहाँ से